वेलकम टू त्रिशूल डिफेंस एकेडमी। आई एम BL यादव। बच्चों, आज बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेक्शन को लेकर मैं हाजिर हूँ। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, NDA प्रिपरेशन स्ट्रेटजी इन 90 डेज। 90 डेज में कैसे हम अपने आप को प्रिपेयर करेंगे, किसके लिए? फॉर NDA के लिए। तो NDA के लिए जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि जो इंग्लिश का सेक्शन है, इंग्लिश के सेक्शन में जो नंबर ऑफ क्वेश्चन है वो 50 क्वेश्चन है। 50 क्वेश्चन में ग्रामर सेक्शन से भी क्वेश्चन आते हैं, वोकैब सेक्शन भी होता है, और इसके साथ साथ आपका ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड इन ए सेंटेंस, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो टाइम चूँकि अब कम बचा हुआ है, 90 डेज, तो 90 डेज में आपको कैसे अपने आप को वेल प्रिपेयर्ड करना है, तो इसके लिए आपको क्या करना है कि एग्ज़ाम ओरिएंटेड। पहली बात तो ध्यान दीजिएगा कि बच्चे अक्सर क्या करते हैं, कभी कभी जो तैयारी करते हैं वो उनका जो स्ट्रेटजी होती है वो राइट डायरेक्शन में नहीं हो पाती है। इसलिए कोशिश करें कि एग्ज़ाम ओरिएंटेड चीज़ों पर ही फोकस करें। एग्ज़ाम ओरिएंटेड कहने का मतलब ये है कि पहले तो आपको ये देखना है कि पेपर का पैटर्न क्या है, राइट। पैटर्न को ध्यान में रखते हुए अगर आप तैयारी करेंगे तो चीज़ें आपको एकदम क्लियर स्पष्ट नज़र आएंगी और इसकी वजह से आपका 100% सिलेक्शन होगा। ठीक है, तो आइए अब हम लोग शुरुआत करते हैं कैसे हम 90 डेज में अपनी स्ट्रेटजी को कामयाब बनाएंगे। जो है तो क्या हमारी स्ट्रेटजी होगी इंग्लिश का। तो जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, इंग्लिश का जो पैटर्न अभी लेटेस्ट पैटर्न चल रहा है, आप देख रहे होंगे पिछले 2 साल का पेपर का जो मैं एनालिसिस के अकॉर्डिंग इसको बनाया हूँ कि जो आपका इंग्लिश का सेक्शन है, इंग्लिश के सेक्शन में आपको क्या क्या मिलेगा। आपने देखा होगा कि इंग्लिश के सेक्शन में यहाँ पर एक तो ग्रामर सेक्शन से क्वेश्चन आते हैं, राइट। किस सेक्शन से? ग्रामर सेक्शन से क्वेश्चन मिलेगा। ग्रामर सेक्शन के बाद फिर वर्ड पावर यानी वोकैब सेक्शन है, उसके बाद ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड इन ए सेंटेंस है, राइट। तो ग्रामर से अगर हम नंबर क्वेश्चन की बात करें तो नंबर ऑफ क्वेश्चन जो आते हैं वो कितने क्वेश्चन हैं? 10 क्वेश्चन। 10 क्वेश्चन होते हैं जिसमें कंप्लीट ग्रामर में आपने देखा होगा कि सब्जेक्ट वर्गीमेंट से लेकर नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब, प्रीपोजिशन, टाइम एंड टेंस, एक्टिव पैसिव, नरेशन, कंडीशनल सेंटेंस, ये सारी चीज़ों को हमको पढ़ना है। इसमें कुछ चैप्टर ऐसे हैं कि जो बहुत इंपॉर्टेंट भी हैं, उस पर भी हम आएंगे। इम्पॉर्टेंट अगर बात करें, इम्पॉर्टेंट कहने का मतलब जैसे पिछली बार आपने देखा होगा कि जो पेपर हुआ था, कंडीशनल सेंटेंस से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो कभी कभी थोड़ा सा फ्लक्चुएशन भी होता है। फ्लक्चुएशन का मतलब ये कह सकते हैं कि कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जिसको आपको बहुत अच्छे से तैयार करना है, उस पर भी हम आएंगे अभी। ठीक है, तो पहले हम बात करेंगे ग्रामर और वर्ड पावर। देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, पहले तो आप लोग इसको ऐसे समझे, इंग्लिश का सेक्शन आप देख रहे हैं, इसमें जो वोकैब का सेक्शन है, वर्ड पावर का सेक्शन है, वो ज़्यादा देखने को मिल रहा है क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चन सिनानिम से आप देखेंगे कितने क्वेश्चन हैं। सिनानिम से आपको 10 क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं, एंटानिम से भी 10 क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं, ईडियम्स एंड फ्रेजेस से भी आपको 10 क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं। अगर हम टोटल करें तो नंबर ऑफ क्वेश्चन जो होंगे वो कितने होंगे? 30 क्वेश्चन, और 30 में 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना? 120 क्वेश्चन। ग्रामर का जो वेटेज है 10 इंटू 4 यानी 40 मार्क्स का आपका ग्रामर का सेक्शन होगा, राइट। 40 मार्क्स का ग्रामर का सेक्शन होगा। उसके बाद 120 मार्क्स का आपका जो है वोकैब सेक्शन होगा, और 40 मार्क्स का 10 इंटू 4 अगर हम करें तो 40 मार्क्स का आपका क्या है? 40 मार्क्स का आपका PQRS भी है, राइट। ये है। अब यहाँ पर सवाल ये उठेगा कि हम अपने आप को कैसे प्रिपेयर करें, क्योंकि जो ग्रामर सेक्शन है, ग्रामर सेक्शन में वैसे क्वेश्चन 3 तरह से बनते हैं। ध्यान दीजिएगा, जो ग्रामर सेक्शन होता है बच्चों, यहाँ से जो क्वेश्चन बनता है वो 3 तरह से बनता है। एक होता है स्पॉटिंग एरर, जिसको हम आप कॉमन एरर भी कहते हैं। दूसरा होता है फिल इन द ब्लैंक्स, और तीसरा होता है सेंटेंस इम्प्रूवमेंट। ये 3 तरह से क्वेश्चन ग्रामर से बनते हैं। और एक और आता है पार्ट्स ऑफ स्पीच रिकॉग्नाइज करने के लिए देता है, वो आपके एग्जाम में नहीं पूछता है, राइट। आपके एग्जाम में जो ग्रामर का सेक्शन होता है वो स्पॉटिंग एरर का होता है। ये स्पॉटिंग एरर से 10 क्वेश्चन पिछले 2 साल से लगातार पूछे जा रहे हैं। 10 क्वेश्चन फिल इन दी ब्लैंक्स से भी क्वेश्चन नहीं आ रहा है, सिर्फ कहाँ से आ रहा है? ग्रामर से, स्पॉटिंग एरर। ठीक है, तो स्पॉटिंग एरर से जो 10 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो ग्रामर सेक्शन से हैं।
ग्रामर सेक्शन से कितने क्वेश्चन हैं? 10 क्वेश्चन है, जो कि किससे हैं? ये स्पॉटिंग एरर से है, राइट, स्पॉटिंग एरर। अब आते हैं, पहले हम लोग ग्रामर की बात कर लेंगे, फिर हम इस पर भी हम आएंगे कैसे तैयार करना है, ठीक है। तो पहले हम ग्रामर की अगर बात करें तो यहाँ पर से आपको मिलेगा ग्रामर सेक्शन से जो क्वेश्चन है, आपका टॉपिक है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ठीक है। यहाँ से शुरुआत है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, यहीं से। और ध्यान दीजिएगा, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट एक ऐसा टॉपिक है, मैं कह सकता हूँ पूरे दावे के साथ, कि यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से सिंगुलर प्लूरल से रिलेटेड भी क्वेश्चन यहाँ से डाल देता है कभी कभी। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से ईच आप, एवरी वन आप, इधर आप, नीदर आप, वन आप टेक्स प्लूरल नाउन आर प्रोनाउन बट वर्ब इज यूज इन सिंगुलर फॉर्म। इस रूल से सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से अक्सर क्वेश्चन आता है। मेनी एंड मस्ट से रिलेटेड भी क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेता है। और भी इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट्स रूल हैं, कंसेप्ट हैं, जिसको आपको यहाँ पर समझने की ज़रूरत है, ठीक है। किसके? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ये समझ लीजिए, जब भी आप ग्रामर की शुरुआत करें तो यहीं से करें, और बेहतर होगा कि इसको अच्छी तरीके से आप तैयार करें, ठीक है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपको मिलेगा जरूर। उसके बाद आता है नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन। इसको भी, ये जितने टॉपिक दिया गया है, इसको भी हमको पढ़ने की ज़रूरत है। लेकिन यहाँ पर कुछ टॉपिक्स ऐसे होंगे जिसको आपको और अच्छे से तैयार करना है। जैसे प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन है, यहाँ से इसको अच्छे से तैयार करना है। कंजंक्शन है, कंजंक्शन को भी पढ़ना है। हालांकि पढ़ना तो नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब, वर्ब को भी अच्छे, वर्ब से भी पिछली बार क्वेश्चन पूछा था, वर्ब्स को अच्छे से पढ़ना है। इसके बाद आती है बात टाइम एंड टेंस, टाइम एंड टेंस को भी पढ़ना है। इसके बाद कंडीशनल सेंटेंस, जैसा कि आपने लोगों ने देखा होगा कि पिछली बार कंडीशनल सेंटेंस से यहाँ से नंबर ऑफ क्वेश्चन 2 क्वेश्चंस पूछे गए थे, 2 क्वेश्चंस आए थे कंडीशनल सेंटेंस से, ठीक है। कंडीशनल सेंटेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर सवाल ये उठेगा एक्टिव, पैसिव और नरेशन की अगर हम बात करें, ध्यान दीजिएगा। एक्टिव, पैसिव और नरेशन एक ऐसा टॉपिक होता है कि जैसे जनरली ये ज़्यादातर तो एयरफोर्स वगैरह में पूछे जाते हैं, एयरफोर्स या नेवी SSR में पूछे जाते हैं, CDS में भी पूछे जाते हैं। लेकिन NDA और CDS में जनरली एक्टिव, पैसिव और नरेशन से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो कभी कभी स्पॉटिंग एरर में दे दिए जाते हैं। स्पॉटिंग एरर, जैसे आपने देखा होगा कि पिछली बार जो क्वेश्चन 2021-22 का, शायद 22 का फर्स्ट पेपर था, फर्स्ट फेज में, मतलब हर 6 महीने पर दो बार पेपर होता है, साल में 2 बार होता है। तो 2022 का जो फर्स्ट फेज था, उसमें उन्होंने नरेशन से क्वेश्चन दिया था। टोल्ड के बाद टोल्ड सौम्या टोल्ड करके क्वेश्चन था, टोल्ड के बाद टू लगाकर क्वेश्चन दिया था, जबकि टोल्ड के बाद टू नहीं आता है, तो वो नरेशन का क्वेश्चन था, लेकिन उन्होंने स्पॉटिंग एरर में डालकर दिया था। तो कहने का मतलब ये टॉपिक की भी जानकारी आपको रखने की ज़रूरत है। ये कुछ बच्चे ये दिमाग में बना लेते हैं कि NDA में एक्टिव, पैसिव, नरेशन से नहीं आता है, लेकिन आता है। कहाँ पे आता है? स्पॉटिंग एरर में आता है, कॉमन एरर में कहता है, एरर डिटेक्शन में आता है, राइट। लेकिन एयरफोर्स और नेवी SSR वगैरह में तो बनाने के लिए देता है, चेंज करने के लिए देता है, लेकिन यहाँ पर स्पॉटिंग एरर में देता है, ठीक है। इसके बाद आर्टिकल्स का भी जानकारी रखना है हमको, आर्टिकल्स का भी, AND के बारे में भी, ठीक है। तो कहने का मतलब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हुआ, वर्ब हुआ, प्रेपोजिशन हुआ। देखिए ध्यान दीजिएगा, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, वर्ब, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन, कंडीशनल सेंटेंस, ये सबसे ज़्यादा आपको पढ़ने की ज़रूरत है। ये सबसे ज़्यादा आप तैयार करेंगे, लेकिन पढ़ना ये भी है नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब को भी, ये सब को भी पढ़ना है, ऐसा नहीं है। लेकिन मैं इंपॉर्टेंट की अगर बात करूं तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, वर्ब है, प्रेपोजिशन है, कंजंक्शन है, कंडीशनल सेंटेंस, ठीक है। इसको तो अच्छे से पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। इसके अलावा जो टॉपिक है नाउन, प्रोनाउन, इसको भी आपको पढ़ना है, ठीक है। ग्रामर, देखिए ग्रामर से क्या होगा कि जो ग्रामर की ग्रिप बनाएंगे आप, और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जैसे बच्चे तैयारी करते हैं जो NDA का, अगर इंग्लिश की हम बात करें, ग्रामर के सेक्शन की बात करें, तो ग्रामर में बच्चे क्या करते हैं, कभी कभी वो एकेडमिक लेवल पर जैसे पढ़ाई किए हैं, नाउन के काइंड्स,
प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, मटेरियल नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन, कलेक्टिव नाउन ऐसा पढ़कर छोड़ देते हैं। लेकिन चूंकि ये डिफिनीशन वहाँ थोड़ी पूछेगा, वहाँ पर आपको डिफिनीशन नहीं पूछेगा, उस पर एप्लीकेशन पूछता है। एप्लीकेशन का मतलब कोई स्पॉटिंग एरर में उससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे, उस पर हमको फोकस करना है। कैसे क्वेश्चन आते हैं उस पर फोकस करने की ज़रूरत है। ये नहीं कि सिर्फ हम डिफिनीशन को रट्टा मार रहे हैं, डिफिनीशन वहाँ थोड़ी पूछेगा। इसलिए डिफिनीशन वगैरह तो एकेडमिक लेवल पर पूछा जाता था, आपको 6, 7, 8 क्लास में पूछा जाता था, लेकिन अब वो चीज़ें नहीं रह गई। अब तो आप कंपटीशन देने जा रहे हैं, तो नाउन, प्रोनाउन, ये सब टॉपिक से कैसे स्पॉटिंग एरर के क्वेश्चन कैसे बनते हैं, इसकी प्रैक्टिस करने की हमको ज़रूरत है। और पिछले, मैं तो ये कहूँगा कि जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं, पिछले 15 या 20 साल का पेपर का जो इसके पहले के प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है PYQ, उसको ज़रूर सॉल्व किया करें, कम से कम 20 साल का। उससे ये पता चलेगा कि आपका जो क्राइटेरिया है, आप किस लेवल पर हैं। क्योंकि होता ये कभी कभी बच्चे क्या करते हैं, सिर्फ गाइड्स वगैरह से थोड़ा बहुत क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, ऐसे काम नहीं चलेगा। क्योंकि जब आप 20 ईयर्स के पेपर को सॉल्व करोगे, PYQ को सॉल्व करोगे, तो इससे आपको पता चलेगा कि आप कहाँ तक पहुँच पाए हैं, आपका स्टैंडर्ड पता चलेगा कि हम किस लेवल पर हैं। क्योंकि अपने आप को पहचानना भी ज़रूरी है कि हमारा लेवल क्या है। क्योंकि बच्चे क्या होता है, कभी कभी होता है कि जब तक वो पेपर नहीं देते हैं तब तक वो पता उनको नहीं चल पाता है कि कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो मैं ये सजेस्ट करूंगा कि कम से कम 20 साल का पेपर आप जरूर सॉल्व करें। NDA का जो PYQ है, राइट, उससे आपको पता चलेगा लेवल। ठीक है, ये रहा आपका ग्रामर की बात। ग्रामर के बाद अगर हम जो बात करें, अब आता है जो मेजर सेक्शन है। आजकल ये NDA का जो मेजर सेक्शन हम कह सकते हैं, मेजर सेक्शन मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये जो है, ये तीनों जो सेक्शन चल रहे हैं, ये 120 मार्क्स, यानी ये बहुत मेजर सेक्शन है बच्चों, ध्यान रखिएगा। और वकैब सेक्शन एक ऐसा सेक्शन होता है कि अगर आपको ठीक से याद रहेगा तो आप एकदम राइट आंसर में टिक मारोगे, अगर नहीं रहेगा बच्चों तो ध्यान रखिएगा गलती होगी ही होगी। ठीक है, तो अब यहाँ पर सवाल ये उठेगा कि हम सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और इडियम्स एंड फ्रेजेस को कैसे तैयार करें। तो ध्यान दीजिएगा, वकैब तैयार करने का सबसे आसान तरीका क्या है। देखिए, रट्टा मत मारिए, क्योंकि रट्टा अगर मारेंगे तो बहुत दिक्कत होगी। क्योंकि आपने कभी, आप लोग गौर करिए तो आपने देखा होगा कि जो सिनोनिम्स और एंटोनिम्स पूछे जाते हैं आपके NDA और CDS के एग्ज़ाम में, आपने देखा होगा कि उसमें क्या करता है कि सेंटेंस में डाल कर देता है। सेंटेंस बनाएगा, सेंटेंस में फिर अंडरलाइन करेगा और उस शब्द का सिनोनिम्स पूछेगा या एंटोनिम्स पूछेगा। तो कहने का मतलब ये है कि एक वर्ड को, उस वर्ड को कैसे वो रिलेट करके पूछ रहा है। जैसे अगर हम आपको पूछे कि पुअर का मतलब क्या होता है, तो पुअर का मतलब गरीब होता है, पुअर का मतलब गरीब भी होता है, पुअर का मतलब खराब भी होता है, पुअर का मतलब कमज़ोर भी होता है। तो उसको किस सेंस में सेंटेंस में यूज किया है, ये अगर आप जब पहचानने लगोगे तो अपने आप एंटोनिम्स, सिनोनिम्स आप बहुत ईजिली कर लोगे। ठीक है, तो आप अब देखिए वकैब कैसे तैयार करोगे। बच्चे क्या करते हैं, वर्ड को डायरेक्ट याद कर लेते हैं। नहीं, आप ऐसे मत करिए। आप ऑक्सफोर्ड की एडवांस लर्नर डिक्शनरी को जरूर फॉलो करें। आप देखा होगा कि कोई वर्ड, जैसे आप लोग क्या करिए, एक डायरी खरीद लीजिए, डायरी में रोज़ नियम बना लीजिए कि 15-20 वकैब, अच्छे वर्ड को हम ऑक्सफोर्ड एडवांस लर्नर से उठाया करेंगे। या तो आप न्यूज़पेपर से भी वर्ड ले सकते हैं, जैसे हिंदू पेपर में आप देखेंगे, जब हिंदू पेपर वगैरह या टाइम्स ऑफ इंडिया भी ले सकते हैं, उसमें पढ़ेंगे तो कुछ अच्छे वर्ड मिलेंगे। उस वर्ड को क्या करेंगे, आप डायरी में नोट करिए और उसके बाद उसको आप क्या करेंगे, डिक्शनरी में देखिए उसको किस तरह से उसको यूज़ किया है। मान लीजिए कोई सब वर्ड मिला तो उस वर्ड को देखिए, ये वर्ब की तरह कैसे यूज होगा, नाउन की तरह कैसे यूज होगा, एडजेक्टिव कैसे बन रहा है, एडवर्ब कैसे बन रहा है, तब जाके आप उसका पूरा फंक्शन समझ पाएंगे। क्योंकि होता ये है, कभी कभी हम डायरेक्ट वर्ड को बस एक लाइन में आप उसको याद कर लेते हैं। लेकिन आपने देखा होगा, कभी कभी आप गौर करिए कि डिक्शनरी में क्या करता है कि एक वर्ड को कई तरीके से वो रिलेट करता है, उसको एक्सप्लेन करता है, उसको बताता है कि इसका कहाँ से ये रिलेट कर सकता है, इसकी कितनी, कह सकते हो कि इसकी कितनी मीनिंग होती है। तो मैं बच्चों को ये सजेस्ट करूँगा कि आप कोशिश करिए कि करेक्ट यूसेज ऑफ दी वर्ड, यानी शब्दों का सही प्रयोग सीखिए। शब्दों का सही प्रयोग का मतलब ये होता है, जैसे हमको बोलना है कि गरीबी का सफाया करना, तो गरीबी का सफाया करना के लिए एग्जैक्ट वर्ड क्या बना है, इरेडिकेट पॉवर्टी। इरेडिकेट
अब इरेडिकेट का सिनोनिम एलिमिनेट भी हो सकता है, अपरूट भी होता है, जड़ से उखाड़ कर फेंकना होता है, या रूट आउट भी कह सकते हैं, जड़ से उखाड़ कर फेंकना होता है। ठीक है, यहाँ पर डिमोलिश नहीं हो पाएगा, डिमोलिश का मतलब होता है ढहा देना। ठीक है, तो इरेडिकेट का मतलब जड़ से मिटाना, ख़त्म करना, कंप्लीटली जड़ से ख़त्म करना, इरेडिकेट। अब इरेडिकेट पॉवर्टी, इरेडिकेट पोलियो, इरेडिकेट टेररिज्म, ऐसे रिलेट करिए उसको, राइट। मतलब शब्दों का सही फंक्शन जानने की आपको ज़रूरत है, और इस तरह से अच्छे अच्छे वर्ड आप अगर तैयार करेंगे। अब ध्यान दीजिएगा बच्चों, कभी कभी क्या करते हैं बच्चे, डायरेक्ट रटते हैं एंटानिम सिनोनिम्स, ऐसा मत करिए आप। जैसे मान लीजिए पुअर का मतलब आपने याद किया और रिच का मतलब भी आपको पता हो गया है। पुअर का फंक्शन क्या होता है, जैसे पुअर का मतलब गरीब भी होता है, पुअर का मतलब खराब भी होता है, पुअर का मतलब कमज़ोर भी होता है। तो इसी तरह आपने कहीं गुड भी पढ़ा होगा, गुड का मतलब अच्छा भी होता है, गुड का मतलब अच्छे के सेंस में यूज करेगा। अब गुड उसका क्या हो जाएगा, अपोजिट के सेंस में आ जाएगा, अपोजिट के सेंस में रिच रिलेट कर गया। तो कहने का मतलब कम से कम आप लोग अगर एनडीए की तैयारी कर रहे हैं तो 5000 से लेकर 7000 तक अच्छे अच्छे वर्ड को सीखिए, अच्छे अच्छे वर्ड को सीखिए। अब जैसे पुअर, खराब, गरीब, कमज़ोर, तो रिच का मतलब धनी भी होता है, रिच का अच्छे के सेंस में भी होता है, रिच को अधिक के सेंस में भी यूज किया जाता है। जैसे दवाओं में लिखा रहता है कि उसके रैपर पर लिखा रहता है रिच इन प्रोटीन, रिच इन प्रोटीन, इसका मतलब प्रोटीन की अधिकता की बात कर रहा। तो रिच का मतलब अधिक भी होता है, रिच का मतलब धनी भी होता है, और रिच का मतलब अच्छे के भी सेंस में यूज करता है। तो कहने का मतलब इस तरह से शब्दों को सीखना है। कम से कम 5000 से लेकर 7000 तक के वर्ड का अगर कलेक्शन आपने कर लिया, उसके बाद तो कंपटीशन आपका निकल जाएगा। कब निकलेगा आपको पता भी नहीं चल पाएगा। कहने का मतलब ये है, ये ध्यान रखिएगा, और इसकी आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। रोज़ नियम बना लीजिए, सुबह की चाय वर्ड पावर के साथ। मतलब कहने का ये कि रोज़ 20, 25 या 30 और जितना आपकी कैपेसिटी है, डायरी में वर्ड को लिखिए, उसको किस तरह से यूज किया गया, उसकी मीनिंग को वो करिए, और कौन सा वो प्रेपोजिशन ले रहा है उसको भी ध्यान में रखिए। और अच्छा वर्ड मिले तो उस पर 2-4 सेंटेंस भी बनाइए, उसको बोलिए। उससे ये होगा कि वो शब्द आप जल्दी भूल नहीं पाएंगे। और डायरेक्ट ऐसे मत रटिए कि एंटानिम सिनोनिम्स हम 2-2, 300, 400 रट के चले गए और आपको मिल जाएगा, ऐसा नहीं होता है। आपको वोकैब को बिल्डअप करना पड़ेगा। जैसे आप मैथ सीखने के लिए मैथ में फार्मूला वगैरह, फिजिक्स पढ़ते हैं तो फार्मूला वगैरह सीखते हैं, वैसे इंग्लिश को अगर वो करना है तो ये वोकैब जो शब्दों की जानकारी बच्चों रखना, ये मैं रियलिटी बता रहा हूँ, शब्दों की जानकारी रखना बहुत ज़रूरी है। जैसे कभी आप देखिए, जब आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो उसमें कुछ वर्ड आपको टकराते ऐसे हैं जो आपको पता नहीं होता है, और जब पता नहीं है तो तुरंत उस वर्ड को डायरी में नोट करो और उसको डिक्शनरी में देखिए, उसकी मीनिंग तुरंत नोट करिए और उसको जितनी जल्दी हो सके उसको सीखिए। और जब याद हो जाए तो उस पर 2-4 सेंटेंस बोलिए, बनाइए। उसके बाद देखेंगे आपको अच्छा खासा आपका वोकैब बिल्डअप होने लगेगा। इसी तरह से आपको ईडियम्स एंड फ्रेजेस की बात आती है, ये भी 40 मार्क्स का आता है। 40 मार्क्स का ईडियम्स एंड फ्रेजेज आता है। हम लोग ईडियम्स एंड फ्रेजेस को क्या करते हैं, कैटेगराइज करके, जैसे बर्ड्स पर ईडियम्स कितने हो सकते हैं, एप्पल पर कलर ईडियम्स, जैसे ग्रीन कलर पर ग्रीन कलर है, वाइट है, रेड है, इस तरह से कलर ईडियम्स कैटेगराइज करके पहले आप लोग याद करें, कैटेगराइज करके याद करें। जैसे एप्पल पर बहुत सारे ईडियम्स हैं, उससे रिलेटेड, मैन पर, फिश पर, टंग पर, ठीक है, ओशियन पर, सी और ओशियन पर, इस तरह से फिश पर, इस तरह से आप पहले कैटेगराइज करके जितने ईडियम्स एंड फ्रेजेस बन सकते हैं उसको याद करें। उसके बाद फिर मिसलेनियस याद करें। कम से कम बच्चों ध्यान रखिएगा, ईडियम्स एंड फ्रेजेस कम से कम, हकीकत मैं बता रहा हूँ, कम से कम आपको कितना तैयार करना है, 1500। ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आपने देखा होगा जब ईडियम्स एंड फ्रेजेज आता है तो उसमें 2-3 ऐसे होते हैं, कभी कभी काफ़ी डिप में पूछ लेता है। तो कम से कम 1500 ईडियम्स एंड फ्रेजेस आपको तैयार करने की ज़रूरत है। क्योंकि अगर आप 100, 200, 300 याद करके जाओगे तो हो सकता है 1-2 मिलेगा आपको एग्जाम में, बाकी मिल नहीं पाएगा। क्योंकि वोकैब सेक्शन होता है, एक ऐसा सेक्शन होता है बच्चों, ध्यान रखिएगा, अगर आपको इसका यूजेज करेक्ट, इसकी मीनिंग पता होगी तो आप 100% क्वेश्चन सही करोगे। अगर नहीं पता है तो गलती कर ही जाओगे।
तो ये ध्यान रखिएगा। मैं वोकैब पर ज़्यादा फोकस इसलिए कर रहा हूँ कि देखिए 120 नंबर आपका है वोकैब का है और 40 नंबर आपका ग्रामर का है। तो आपको किसको ज़्यादा तैयार करने की ज़रूरत है? आपको इसको क्या बोलते हैं, वर्ड पावर को, आपको वर्ड पावर को तैयार करने की ज़्यादा ज़रूरत है। यानी वोकैब सेक्शन में क्या है, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और इडियम्स एंड फ्रेजेस को तैयार करने की ज़रूरत है। कभी कभी क्या करते हैं बच्चे, अब 40 नंबर के लिए, अब देखिए इधर आप ऐसे देखिए, बैलेंस बनाइए। 40 नंबर के लिए आप दिन रात किए हुए हैं और इस पर फोकस नहीं कर रहे हैं जो 120 नंबर का आएगा। यानी 40 नंबर की ग्रामर है तो 120 नंबर का वोकैब है। यानी ज़्यादा चीज़ें आपको इसको पढ़ना है, वोकैब सेक्शन को आपको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है। और रोज़ नियम बना लीजिए, जितना आप मैक्सिमम कर सकते हो। ईडीएम्स एंड फ्रेजेस के 2-4 डायरियाँ खरीद लो और उसमें नोट्स बनाओ। उसके बाद देखो धीरे धीरे 2-3 महीना जैसे ही करोगे आप, एकदम आपका लेवल बन जाएगा। एकदम आप पेपर देखोगे, पेपर को उड़ा दोगे जो। लेकिन लगना पड़ेगा इसमें, और जो वर्ड याद हो जाए उसको बीच में रिवीजन भी करते रहना है। उस पर कुछ सेंटेंस बोलिए ताकि उसको हम भूल, क्योंकि होता ये कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपने देखा होगा कि भगवान ने आपको 2 क्वालिटी दिया है, भूलने का भी और याद करने का भी। भूलना भी और याद करना। अभी आप देखिए, कभी किसी इंसान के घर में कोई घटना घट जाती है, अगर वो भूल न पाए तब भी पागल हो जाए। इसलिए भगवान ने भूलने का भी दिया है और याद करने का भी, दोनों। जैसे कभी कभी आप देखिए, परसों क्या खाया था वो भूल गए, लेकिन किसी के शादी में 10 साल हो गया, क्या क्या खाए थे आज तक याद है। इसका मतलब ऐसा क्यों हो गया भाई, जो परसों खाए थे भूल गए और 10 साल वाला याद है। इसका मतलब कि जो 10 साल वाला है वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में चला गया है। जैसे आप देखिए, आप कैट, एप्पल, ये सब की कभी इसको याद करते हो? आपको पता है इंग्लिश के वर्ड। एलिफेंट्स मीन्स हाथी, पता है, एक बार बचपन में याद किया था, अब हमेशा के लिए हो गया। इसका मतलब लॉन्ग टर्म मेमोरी में चला गया। लेकिन जो हार्ड वर्ड मिलता है, हार्ड वर्ड आप याद करके उसको छोड़ देते हो, हार्ड वर्ड आप याद करके छोड़ देते हो, इसीलिए उसको भूल जाते हो। इसलिए मैं कहता हूं कि सबसे पहले तो मैं बच्चों को ये करूंगा, सजेस्ट करूंगा, जो बच्चे एनडीए की तैयारी कर रहे हैं, एक इंग्लिश का न्यूज़पेपर जरूर पढ़ा करें। एक इंग्लिश का न्यूज़पेपर आपको जरूर पढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर न्यूज़पेपर आप न्यूज़पेपर की रीडिंग करोगे तो उससे क्या होगा कि आप वोकैब जो आपको याद भी है वोकैब, वो भी रोज़ टकराते रहेंगे, तो आप कभी भूलोगे नहीं। इसलिए न्यूज़पेपर में मैं सजेस्ट करूंगा, हिंदू न्यूज़पेपर सबसे अच्छा माना जाता है जो बच्चे तैयारी करते हैं उनके लिए। वैसे आप टाइम्स ऑफ इंडिया वगैरह भी ले सकते हो, लेकिन हिंदू जो है उसमें अच्छे अच्छे वर्ड यूज करता है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो वोकैब के साथ देखिए बच्चों ध्यान रखिएगा, वोकैब के लिए आपको थोड़ा सा लगना पड़ेगा, जो इसमें लगना पड़ेगा। सुबह उठिए, सुबह जो है ये वोकैब पर नियम बना लीजिए, कम से कम हम 2 या 3 घंटे रोज़ वोकैब पढ़ देंगे। उसके बाद देखेंगे आप, क्योंकि अब सिर्फ ग्रामर पढ़ने से नहीं होगा। ग्रामर तो सिर्फ आपका 10 क्वेश्चन आता है, यानी 40 नंबर का, लेकिन ये 120 नंबर का आता है, यानी 30 क्वेश्चन, यानी 120 नंबर। तो इस पर फोकस करना है। ठीक है, इसके बाद आता है बच्चों, ध्यान दीजिएगा, ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड इन ए सेंटेंस। अब यहाँ पर सवाल ये उठेगा, ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड इन ए सेंटेंस। गलीमत इस बात की है कि आपके एग्जाम में आपने देखा होगा कि ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड इन ए सेंटेंस आता है, PQRS जिसको कहती है। अरेंजमेंट 2 तरह का होता है, एक होता है ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड इन ए सेंटेंस, एक होता है सेंटेंस अरेंजमेंट। और आपके एग्जाम में बच्चों ध्यान रखिएगा, ये ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड इन ए सेंटेंस आता है, ये सेंटेंस अरेंजमेंट नहीं आता। सेंटेंस अरेंजमेंट जनरली CDS में पूछता है, कभी कभी NDA में भी पूछता है, लेकिन अभी पिछले 2 साल से जो आ रहा है वो ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड इन ए सेंटेंस आ रहा है। तो मेरे ख्याल से ये जो सेक्शन होता है, मैं इसको आसान मानता हूँ, इसलिए कि अगर आप इसमें थोड़ा सा भी प्रैक्टिस करोगे तो पूरा का पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, क्योंकि ये टफ नहीं होता है। राइट, ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड इन ए सेंटेंस में सबसे पहले आपको सब्जेक्ट ढूंढना कि सेंटेंस की शुरुआत कहाँ से होगी। सब्जेक्ट मिला, फिर वर्ब ढूंढना है, वर्ब मिला तो ऑब्जेक्ट को ढूंढना है, ऑब्जेक्ट के बाद फिर रेस्ट क्या है। इसी तरह से क्या करना है, एक मीनिंगफुल आपको सेंटेंस बनाना है। अच्छा, वर्ड अरेंजमेंट, सेंटेंस अरेंजमेंट में क्या होता है कि ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड इन ए सेंटेंस में क्या होता है कि इसमें वर्ड को अरेंज करके एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना होता है। और सेंटेंस अरेंजमेंट में क्या होता है कि सेंटेंस को अरेंज करके एक मीनिंगफुल पैराग्राफ बनाना होता है। राइट, तो ज़्यादा फोकस आपके एग्जाम में यही आता है, तो इसी की प्रैक्टिस करें। ठीक है, लेकिन सेंटेंस अरेंजमेंट को भी थोड़ा बहुत आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। हो सकता है कभी कभी उसको भी 5 क्वेश्चन वो भी पूछ लेता है।
ठीक है। तो इस तरह से बच्चों आपको एकदम एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ों पर फोकस करना है, फालतू चीज़ों को पढ़ना बंद कर दें। इंग्लिश का जो पैटर्न अभी लेटेस्ट चल रहा है उसमें ज़्यादा फोकस आपको, कि ज़्यादा ध्यान, ज़्यादा टाइम आपको वोकैब सेक्शन पर देना है, उसके बाद फिर ग्रामर पर देना है, उसके बाद फिर ये ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड इन ए सेंटेंस पर देना है। ठीक है बच्चों, तो मेरे ख्याल से ये हमारी स्ट्रेटजी आप लोगों को समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो आज हम यहीं तक रखेंगे। जय हिंद। जहां बनते हैं देश के गौरव, इंडिया का एकमात्र ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट जहां कैडेट्स को ट्रेन किया जाता है आने वाले डिफेंस एग्जाम के अनुसार। अगर आपका भी सपना है भारतीय सेना में शामिल होकर देश की सेवा करने का, तो आज ही ज्वाइन करें त्रिशूल डिफेंस एकेडमी।